तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले आप लोगों के लिए एक बड़ी अजीबोगरीब अपडेट है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, भारत इस मैच को जीत जाता है, लेकिन इस मैच को लेके बड़े अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। एक खबर ये आई कि स्पॉन्सरशिप इस मैच के लिए टीम इंडिया नहीं लेगी। दूसरी खबर ये निकल के सामने आई कि टीम इंडिया ने बड़े कड़े रुख अपनाए, देखा तक नहीं, बात तक नहीं की, हाथ तक नहीं मिलाया, नज़रें नहीं मिलाई, कोई भी दोस्ती वाला माहौल नहीं था। जैसे तैसे करके मैच को ख़त्म किया, उसके बाद टीम इंडिया चली आई। ये तमाम खबरें आती रही। लोगों के दिलों को समझाने की कोशिश जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा पीआर टीम्स करती रही कि ये मैच बस यूं ही खेल दिया गया, बाकी इस मैच में कुछ था नहीं। टीम इंडिया काफ़ी आक्रोशित थी, टीम इंडिया काफ़ी नाराज़ थी, टीम इंडिया का मन भी नहीं था। तमाम लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि टीम इंडिया ने मजबूरी में खेला। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब निकल के सामने आ रही थी तब जहन में एक सवाल और आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से टीम इंडिया विवश है पाकिस्तान से खेलने को लेके। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की चीज़ें कवर करने के लिए टीम इंडिया ने यहाँ तक बोल दिया कि हमारी ये जो जीत है वो शहीद हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि है। पहलगाम, पुलवामा, इन तमाम जगहों पे जो हमारे लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं उनको एक ट्रिब्यूट है। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि आईसीसी हो चाहे बीसीसीआई हो, ऐसी कौन सी बॉडी है जो देशभक्ति से बड़ी हो गई है? ऐसी कौन सी बॉडी है? आप इस चीज़ को ऐसी समझें, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग चल रही और इस जंग के दौरान इजराइल और फ़िलिस्तीन एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच खेलें, रशिया यूक्रेन एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलें, तो फिर यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि भाई ऐसा है कि देशभक्ति अपनी जगह, स्पोर्ट अपनी जगह, तो फिर देशभक्ति निभाने का सारा ठेका क्या हमारे सैनिकों ने ले रखा है? क्या बॉर्डर पे बसे लोगों ने ले रखा है? क्या हम जैसे छोटे मोटे जो लोग हैं उन्हीं ने ले रखा है? बाकी जो बड़े पैमाने पे लोग मौजूद हैं उनके पास देशभक्ति के नाम पे कुछ है नहीं, उनको देशभक्ति नहीं दिखानी। ये तमाम सवाल हैं जो आज लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जिनके घर के सदस्य गए, जिनके घर के लोगों ने अपनी जान गंवाई, इस मैच के बाद ये कन्फर्म हो गया कि इस देश ने उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अब आप आज क्रिकेट खेलना चालू कर दें, कल को आप ये कहें कि ठीक है हम पाकिस्तानी एक्टरों को भी यहाँ पे बुलाएंगे, उनको काम देंगे, और आम जनता भी कह दे कि ठीक है हम उनकी मूवी देखेंगे लेकिन हंसेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, उस मूवी को एंजॉय नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे बचकानी बातों से बस मूर्खता झलकती और कुछ नहीं। मुझे लगा इसके बारे में एक बार आपसे भी पूछा जाइए कि भाई आपका क्या मत है इस मामले को लेके। ये मैच जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, ज़रूर बताइएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल आएगा कि क्या जिसने कत्ल किया वो गलत है? क्या जिसने मारा वो गलत है? या फिर जिसका कत्ल हुआ वो गलत है? या फिर गलत कोई और ही है? यानी आज आपके पैरामीटर पे कातिल भी उतना ही गुनहगार लगेगा कि जितना मकतूल है, जितना मरने वाला है। मरने वाले के प्रति आपके मन में कोई संवेदना हो ना हो, यह आपके मूड के ऊपर है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आप पूरी कहानी सुन लीजिए, फिर आपको पता चलेगा। इस कहानी की शुरुआत ठीक 2 दिन पहले होती है। मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है ग्वालियर, काफ़ी मशहूर है, हर शख्स इस ग्वालियर का नाम सुन चुका है। इसी ग्वालियर में एक थाना लगता है, पड़ाव थाना, और इसी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले की बात है, पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब जल्दी आ जाइए। अब पुलिस वाले पूछते हैं भाई क्या हो गया? इस पे वो शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक आदमी है जिसके हाथों में गन है, सामने एक महिला है, उसको मारने की ये कोशिश कर रहा, हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचा नहीं पाएंगे, आप लोग जल्दी आ जाओ। ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, कहते हैं कि लोकेशन बताओ। वो आदमी लोकेशन बताता है। इसी बीच एक फायर की आवाज़ आती है। फायर की आवाज़ आती है, तब तक फ़ोन कट जाता है। पुलिस की टीम चूँकि फायर की आवाज़ भी सुन चुकी थी, फ़ौरन मामला वहाँ के जो एसएसपी धर्मवीर सिंह साहब हैं उन तक जाता है। धर्मवीर सिंह साहब अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो मंजर देखते हैं, उसको देखने के बाद एक दहशत का माहौल फैल जाता है। एक शख्स अपने हाथों में बंदूक लिए खड़ा है। थोड़ी दूर पे एक महिला गिरी पड़ी है। आसपास लोगों की भीड़ है, बंदूक में और गोलियां हो सकती हैं, इस वजह से आसपास कोई फटक नहीं रहा और वो शख्स पागलों की तरह वहाँ खड़ा है।
ये चीज़ जब धर्मवीर सिंह देखते हैं, देखने के बाद अब पहला सवाल कि भाई ये मामला क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इसको पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि इसके हाथ में पिस्टल है। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि इसने केवल एक गोली चलाई थी, तो बाकी अभी 5-6 गोलियां हो सकती हैं। तीसरी बड़ी बात ये कि जिसको गोली लगी अभी वो जिंदा है या मर गया, और अगर जिंदा है तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, उसकी ज़िंदगी बचाई जाए। ये तमाम सवाल पुलिस वालों के सामने गूंज रहे हैं। मौका बहुत लिमिटेड है, क्योंकि एक बार आदमी हाथ से निकल गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से अब पुलिस वाले आनन फानन में क्या करें, उसको समझाने की बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी मानता नहीं, पागलों की तरह खड़ा रहता है, हथियार लहराता रहता है। आसपास लोगों की भीड़ है, उसको भी एक सुरक्षित दूरी पे करने की कोशिश पुलिस वाले करते हैं, लेकिन भीड़ तो भीड़। हमारे देश में तो भीड़ जेसीबी की खुदाई देखने के लिए खड़ी हो जाए, यहाँ तो एक कत्ल हुआ है, वो भी लाइव कत्ल। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम आंसू गैस के गोले छोड़ दें। इसके बाद धीरे धीरे पुलिस वाले आंसू गैस के गोले लाते हैं और साथ ही उस आदमी को भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गोला जो छोड़ा जा रहा तुम्हारे लिए नहीं है, जो भीड़ यहाँ पे बेकाबू हो गई है उसको समझाने के लिए, उसको पीछे ढकेलने के लिए। आसपास के इलाकों में 1-2 आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 1-2 गोला उस आदमी के आसपास भी फेंका गया। गोले ने अपना असर किया, भीड़ की आंखों में आंसू आए, आंखों में जलन हुई, नाक में जलन हुई। इसके बाद फिर उस आदमी के साथ भी ये समस्याएं जब होने लगी तो फिर उसका हथियार पर से कंट्रोल हटा, धुंध फैलाई। इसी दौरान मौके का फ़ायदा उठा के एक ऑफिसर बड़ी बेसब्री के साथ, बड़ी चैतन्यता के साथ पहुंचता है, उस आदमी का हथियार पहले जकड़ लेता है, उसके बाद उसको ज़मीन पे गिराया जाता है, फ़ौरन उसको काबू में किया जाता है। उसके बाद इस महिला को आनन फानन लेके गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल की तरफ लेके भागा जाता है। नब्ज़ चल रही थी, गाड़ी जितनी रफ्तार में जा सकती थी उतनी रफ्तार में हॉस्पिटल पहुंचती है। इधर इस आदमी को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। एक तरफ इससे पूछताछ शुरू होती है, दूसरी तरफ उस महिला को बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे देश में ट्रैफिक का ऐसा माहौल और हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से इससे पहले कि वो महिला हॉस्पिटल पहुंचती, उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। महिला मर गई। आदमी जिसने उसको मारा था वो पुलिस की गिरफ्त में है। उसके बाद अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि भाई तुम कौन हो, तुमने क्यों मारा। और आमतौर पे ऐसे केसेस में पुलिस वाले ज़्यादा सख्ती बरत नहीं सकते, उसके पीछे वजह है। जो आदमी कत्ल करके वहाँ से भागे ना, फिर उसकी मानसिक स्थिति बड़ी अजीब है, वो सब कुछ खोने को तैयार बैठा है। तो फिर उस आदमी को प्यार से ही आप कुछ पूछ सकते हैं, मारपीट की नहीं। बहरहाल इससे पूछा गया, पूछने के बाद इसने अपनी पूरी कहानी बताई। इस आदमी का नाम है अरविंद और जिस महिला को इसने मारा उसका नाम है नंदिनी। और दोनों के बीच जो रिश्ता है वो मोहब्बत का है, और कत्ल करने की जो वजह है वो भी मोहब्बत है। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं, तब कहते हैं उस आदमी से यानी अरविंद से कि पूरी कहानी शुरू से बताओ। इसके बाद अरविंद पूरी कहानी शुरू से बताता है, और जो कहानी निकल के सामने आई वो कहानी अब आपके सामने पेश है। इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2017 से। साल 2017 में नंदिनी एक आदमी से शादी कर लेती है। शादीशुदा ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, तमाम चीज़ बिल्कुल बढ़िया। इसी दौरान नंदिनी प्रेग्नेंट हुई, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। घर वाले खुश, नंदिनी भी खुश, उसका पति भी खुश। इसी दौरान कहते हैं कि नंदिनी और उसके पति के बीच अनबन पैदा हो गई। अनबन जब पैदा हुई तो पैदा होने के बाद नंदिनी से आए दिन बहस हुई, आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ। तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ ख़राब होती चली गई। बच्चे भी थोड़े बहुत बड़े हुए, लेकिन बच्चे होने के बावजूद भी नज़दीकियाँ बढ़ी नहीं। इसी दौरान साल 2017 के आसपास नंदिनी के हस्बैंड का कत्ल हो जाता है। नंदिनी के हस्बैंड का कत्ल हुआ। कत्ल होने के बाद मामला पुलिस में गया। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जब सबूत इकट्ठा करते हैं, जुटाते हैं, तो कई सारे ऐसे सबूत थे जो नंदिनी के खिलाफ थे। लिहाजा चार्जशीट में नंदिनी का नाम डाला गया और चार्जशीट में बता दिया पुलिस वालों ने कि नंदिनी का उसके पति से लफड़ा था, झगड़ा था। इस वजह से नंदिनी ने एक अच्छा सा मौका देख के अपने पति का कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद तमाम सबूत उसने हटा दिए।
अब ये चार्जशीट कोर्ट में गई, फौरन नंदिनी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद फिर कोर्ट में बहस शुरू हुई, लेकिन चूंकि जब मामला गरीबों का होता है तो इंसाफ कैसे होता है आपको पता ही है। 4 सालों तक नंदिनी जेल में रही, साल 2017 से 18, 19, 20, 21, 4 सालों तक ये जेल में रही, लेकिन 4 साल बाद जेल से ये रिहाई पा जाती है। मामला यूं ही चलता रहता है, ना ही कभी फैसला आया, ना कभी कुछ हुआ, ना ही नंदिनी के पति का असली हत्यारा कौन है, अगर नंदिनी नहीं है तो ये भी कंफर्म हुआ। मामला यूं ही चलता रहा, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान नंदिनी की मुलाकात एक शख्स से हो जाती है जिसका नाम था अरविंद। अरविंद भी शादीशुदा था, शादीशुदा जिंदगी उसकी भी बढ़िया चल रही थी, उसके भी बच्चे थे। लेकिन नंदिनी को जब वो देखता है तो नंदिनी के प्यार में वो पागल हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत जब शुरू करते हैं दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं। नज़दीकियां बढ़ने के बाद फिर इन्होंने फैसला किया कि अपने अपने रिश्ते को छोड़ो। हालांकि नंदिनी का तो रिश्ता खत्म ही था, अरविंद ने भी अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ये दोनों लिव इन में रहने लगे, इस उम्मीद से कि अब दोनों की जिंदगी बड़ी खुशहाल होगी, ना कभी कोई दिक्कत होगी, ना कभी कोई परेशानी होगी, ना कभी कोई लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भी नंदिनी का असली रंग रूप सामने आने लगा। आए दिन नंदिनी इसको ब्लैकमेल करती, पैसे की डिमांड करती और कहती कि मुझे इतने पैसे ला के दो। नंदिनी को पैसे देता रहा वो, नंदिनी के खर्चे भी बढ़ते चले गए। इधर जब अरविंद ने पैसे देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, इतने पैसे मैं तुम पे नहीं खर्च कर पाऊंगा, तो फिर नंदिनी ने कहा कि ठीक है, तब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। इस आदमी ने पूछा कौन सा ऑप्शन है, तब नंदिनी ने बताया कि रुको बताती हूँ। इसके बाद नंदिनी पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद अरविंद के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। FIR में वो लिखवाती है कि अरविंद उसको मारता है, पीटता है, घरेलू हिंसा करता है। ये तमाम चीजें जब नंदिनी लिखवा देती है अरविंद के पास, ये बात जब फैलती है तो अरविंद परेशान, उसने नंदिनी के आगे मिन्नतें करनी शुरू की। नंदिनी ने कहा कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मजबूरी में अरविंद ने अपनी प्रॉपर्टी नंदिनी के नाम कर दी, लेकिन अब मन में खुन्नस, इधर लगातार नंदिनी का जो रुख था वो खराब होता चला गया। धीरे धीरे दोनों के बीच तकरार इस कदर बढ़ गई कि फिर अंत में अरविंद ने फैसला किया कि नंदिनी को निपटा दो। इसके बाद उस दिन किसी बात पे इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। मार्केट से ही झगड़ा शुरू होता है। अरविंद के पास एक तमंचा था, उसी तमंचे से फिर उस दिन उसने मार्केट में गोली मार दी। गोली मारने के बाद अरविंद को पता था कि भागने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इस वजह से अरविंद वहां पे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आते हैं, अरविंद को पकड़ के लेके चले जाते हैं। अब ये तमाम कहानी जब आपको मैंने सुनाई, और आज की कहानी मैं थोड़ी सी छोटी रख रहा हूं, इस कहानी में आपसे मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है कि क्या अरविंद की गलती थी? जाहिर सी बात है, उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, तो पाप किया है तो पाप का खामियाजा कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। अपने एक पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी के पास जाना, हालांकि ये बात बोलना भी आजकल सुरक्षित नहीं है। आप बोलो तो बहुत सारे ऐसे लिबरल लोग हैं जो आ जाएंगे कहने की भाई उसकी मर्जी है ना। इस देश में ये भी चीजें चल रही हैं कि आज तो संत महात्माओं को गालियां दी जाने लगी, गीता कुरान को भी लोग बेहुरमती कर देते हैं। अपने एक इंडिविजुअल माइंडसेट को लेके लोग किसी से भी लड़ लेते हैं, तो कुछ कहना उचित नहीं है। बहरहाल आप सोचिए, अरविंद जो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के गया, अंत में क्या मिला? पत्नी ने कुछ किया नहीं, लेकिन जो गर्लफ्रेंड थी उसने तमाम चीजें अपने नाम करवा के इसको लूट लिया। इधर आप स्थिति सोचिए नंदिनी की, एक पति के कत्ल में जेल में गई, फिर भी हरकतें नहीं सुधरी, दूसरे मर्द को भी ब्लैकमेल करना, परेशान करना शुरू किया। यहाँ क्या मिला? जान चली गई। बर्बाद कौन हुआ? बच्चे दोनों घर के। तो कोई भी काम हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर सोच समझ के आदमी ना चलाए तो फिर रिजल्ट यही होता है। और इसी वजह से आज ये कहानी आपको मैं सुना रहा हूं, ताकि आप भी अगर ऐसे किसी लूप में फंस रहे हैं, क्योंकि लूप में जो फंसते हैं हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आते, कोई विदेश से नहीं आते, हमारे आपके जैसे लोग हैं, तो ऐसी चीजों में आप ना फंसे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।